बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसे अगर खामोश रहोगे तो मुझे लगेगा कि सबको प्रॉब्लम है या फिर किसी को नहीं है। नो नो सर। सर। बहुत आसान सा टॉपिक है, आपको अच्छा भी लगेगा बिकॉज आप लोगों ने अभी फ्रेश फ्रेश मॉडल समझा है ना, रिग्रेशन मॉडल, पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स, है ना? तो आप लोगों को बहुत प्यार से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। निधि, बाकी लोग कहाँ हैं? सब पता नहीं कहाँ है। ओ, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ये नहीं पढ़ना आप लोगों को, इसको थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा लेकिन इस तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा जैसे एमएससी वालों को पढ़ाया। क्लियर द कैनवस। सबको दिखाई दे रहा है ना मेरा स्क्रीन बेटा? यस सर। ओके। तो अभी तक हम लोगों ने यस क्या सर। देखा था? हम लोगों ने देखा कि इफ वी आर हैविंग m set of data, then what we used to do, we used to say that 3 to m by 3, ठीक है? बिकॉज 3 इसलिए बिकॉज आई कैन नॉट ड्रॉ, मैं अगर 2 पॉइंट लूंगा तो ऑलवेज आई एम गोइंग टू गेट अ लीनियर लाइन, ठीक है? तो मिनिमम वैल्यू विल बी 3 एंड मैक्सिमम विल बी m by 3 फॉर किसके लिए? यहाँ तक सबको क्लियर था ना बेटा? यस सर। और m minus m by 3 will be, ये m by 3 यहाँ पे क्या है? m by 3 is maximum and m minus m by 3 is minimum number of training set, इससे ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग we used to develop Pearson correlation matrix। सब याद आ रहा है ना? यस सर। पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स, जिसमें हम लोग क्या लेते थे? वी यूज टू डिपेंडेंट वेरिएबल, हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के साथ क्या बोलते थे? वी हैव टू कंसिडर दोज विच इज हैविंग अ कोरिलेशन ऑफ, या फिर इसको कोरिलेशन ऑफ मोर देन 0.8 और 6, ठीक है? मतलब मैं बेस्ट मॉडल की बात कर रहा हूँ तो इट शुड बी मोर देन 0.8, ठीक है? एंड आपस में D1 D2 DN, इनका आपस में क्या कोरिलेशन होना चाहिए? कोरिलेशन ऑफ लेस देन 0.3, ठीक है? मतलब पुअरली कोरिलेटेड एंड बेस्ट कोरिलेटेड। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। इसके बेसिस पे हम लोग क्या बनाते थे? वी यूज टू मेक, जब पियर्सन कोरिलेशन मैट्रिक्स आ जाती थी तो हम लोग क्या करते थे? वी यूज टू डू रिग्रेशन, सर ये डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए ना ऊपर जो आपने हाँ हाँ, वो। ये डीवी जो है हाँ। वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नहीं सर, इसके नीचे वाला मतलब ये तो उसी से। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है बेटा, ये D1 D2 ये जो है ना, ये सारे डी जो हैं दे आर इंडिपेंडेंट डिस्क्रिप्टर्स, ओके सर। ठीक है? दे आर डिस्क्रिप्टर्स,
ठीक है, आप यहाँ पे अगर वैसे कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे लिखो डिस्क्रिप्टर्स, एंड आपस में डिस्क्रिप्टर्स का क्या कोरिलेशन होना चाहिए, दे शुड बी पुअरली कोरिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू मेक एफ, मतलब एक फंक्शन डिसाइड करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट सेट से बना है तो इसलिए मैं इसको कह सकता हूँ द फंक्शन इज ऑफ टेस्ट। और इस फंक्शन का जो आर स्क्वायर है, दैट आर स्क्वायर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0.7। ठीक है, इक्वल टू ग्रेटर देन का साइन ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू ब्रिंग डाउन द ट्रेनिंग सेट। इसको हम लोग सेम इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग एफ टेस्ट, जो हम लोगों को यहाँ पे जो फंक्शन आया है उसको मैं डालता हूँ। इसको जे कर लो बेटा, बिकॉज दोनों में तो सेम हो जाएंगे। ठीक है, इफ हियर आई एम गेटिंग ए आर स्क्वायर वैल्यू विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.6, यहाँ पे भी इसको 0.8 कर लो ताकि थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे। तब मेरे पास तब मैं क्या करूंगा, आई विल कंसिडर दिस इक्वेशन एज माई मॉडल इक्वेशन। समी भैया, ठीक है, आई विल कंसिडर दैट इक्वेशन एज माई मॉडल इक्वेशन। मैं इसको अपना मॉडल डिक्लेयर करूंगा, अगर नहीं तो फिर वापस इफ यस तो मॉडल, अगर नहीं तो आई विल गो बैक टू Pearson correlation matrix, will make another equation and then I will apply it over there. ठीक है, these are for no। अगर yes है तो मॉडल को हम लोग वो करवा लेते हैं, और फिर उसके बाद मॉडल को हम लोग क्या करते हैं, we used to treat it with external set। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हम लोगों को क्या करने हैं, जिनको हम लोगों को एनालाइज करना है कि वेदर हम लोगों को इन्हें बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग एक और इक्वेशन आई जे के, यहाँ पे भी हम लोग टेस्ट की ही फंक्शन को यूज करेंगे। एक्स के एंड बीटा के हमारे हम लोगों के पास आएगा, इट विल बी हैविंग एन एरर विच विल कोरस्पॉन्ड टू। ठीक है, इफ हियर आई एम गेटिंग अ आर स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू दैट ऑफ 0.6, then I will say that my model is universal। सर जो यहाँ पे आपने ये वाला बताया ना, वाईजे वाला, ये क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेनिंग सेट वाला? हाँ, या ये उसी ट्रेनिंग को सेट हम के लिए है, कंटिन्यू ये कर? ट्रेनिंग सेट के लिए है बेटा। मैं आई यूज नहीं करूंगा ना, आई इज फॉर योर टेस्ट सेट, जे इज फॉर योर ट्रेनिंग सेट एंड के इज फॉर योर एक्सटर्नल सेट। अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी कि मैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके सर। क्लियर? जैसे मैंने क्या किया, मैंने मेरे पास m मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, m मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, उसमें से मैंने किन्हीं मॉलिक्यूल्स को रैंडमली सिलेक्ट किया। मुझे यहाँ पे ये चीज वर्ड जरूरी है कि रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हैं डार्क वाले, ये क्या हो गए, ये टेस्ट सेट हो गए। ठीक है, अब मेरे जो ये जो मतलब कलर्ड नहीं है वो क्या है, दे आर ट्रेनिंग सेट। ठीक है, और जब मेरा टेस्ट का जो मॉडल आएगा, मैं उस मॉडल को अप्लाई करूंगा ट्रेनिंग के ऊपर, और अगर ट्रेनिंग में मेरे को आर स्क्वायर 0.6 से ज़्यादा आ जाती है या 0.6 आ जाती है तो मैं बोलूँगा मेरा मॉडल इज ओके। और फिर उसके बाद मैं एक एक्सटर्नल मॉलिक्यूल्स को लूँगा। ठीक है, दीज मॉलिक्यूल्स वर नोवेयर रिलेटेड विथ माय मॉडल, ये इस सेट से नहीं है, दिस इज समथिंग विच इज एक्सटर्नल।
क्लियर? ओके सर। फाइन। अब यहाँ पे अगर अगर इस पूरे मॉड्यूल को अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी समझे हो, तो यहाँ पे हम लोगों को इस तरीके की एनालिसिस करने के लिए क्या जरूरी है? वी शुड बी नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ लाइगेंड्स। ठीक है, कि मेरा स्ट्रक्चर क्या है लाइगेंड का, ये मुझे मालूम होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ligands should be known. Their activity of ligand should be done under same condition. ठीक है, ये आपकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। जब हम लोग कोई मॉडल बनाते हैं ना, दीज आर रिक्वायरमेंट्स, कि मेरे स्ट्रक्चर, सबके स्ट्रक्चर्स मेरे पास मालूम होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास किसी एक मॉलिक्यूल का या लाइगेंड का मेरे पास स्ट्रक्चर नहीं है। और दूसरा क्या, मेरे पास उसकी एक्टिविटी होनी चाहिए, और वो एक्टिविटी कहाँ से कैसे होनी चाहिए? इट शुड बी डन अंडर सेम कंडीशन। ऐसा नहीं है कि मैंने अमेरिका में एक किसी लैब में मैंने मॉलिक्यूल की टेस्टिंग करवाई, उसके बाद मैं चला गया, क्या कहते हैं, सऊदी अरबिया, दोनों में टेम्परेचर का बहुत फ़र्क है, मैंने वहाँ पे भी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी करवाई, और फिर उसके बाद मैंने 10 मॉलिक्यूल मैंने यूएस में एक्टिव करवाए, 10 मॉलिक्यूल मैंने यूएई में करवाए, 10 मॉलिक्यूल इंडिया में करवा लिए, और फिर उन 30 मॉलिक्यूल से मैंने मॉडल अगर जनरेट करने जाऊँगा तो वहाँ पे एरर जो होगा वो बड़ा हो जाएगा। क्यों? बिकॉज सेम कंडीशन में उन मॉलिक्यूल की टेस्टिंग नहीं हुई। क्लियर? यस सर। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ लाइगेंड शुड बी नोन, इसका मतलब मेरा सिस है या ट्रांस है। सिस ट्रांस मालूम होना चाहिए हम लोगों को। आर है या एस है मालूम होना चाहिए हम लोगों को कहाँ है। एंड फंक्शनलाइजेशन की सारी डिटेल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसका हमें स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, वी कैन नॉट टेक दोज मॉलिक्यूल्स अंडर कंसिडरेशन। क्लियर? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. now on the basis of this I can say that we are having a structure of ligands and we are having activity profile of a ligand. Clear? Which means I am actually focusing on the structure of ligands. Okay, and what these ligands are going to do, I am having a protein, मेरे पास एक प्रोटीन है, and I am having a lot of ligands which are structure, जिनका स्ट्रक्चर मेरे पास नोन है। क्लियर? यस सर। ठीक, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मे बी द स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटीन इज नोन और अननोन, आई डोंट feel any difficulty in developing a model. Now what this type of, like when I am, suppose I am not knowing the structure of protein, but because I am having the structure of ligands, and like वो भी एक ligand नहीं, दो ligand नहीं, I am having a good number of ligands. Clear? I am having a good number of ligands. So what I can find a common structure scaffold for बाइंडिंग। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या दिया, मेरे पास सपोज मेरे पास क्लास ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं विच आर डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल, and I am having a class of molecules which are derivative of naphthol. Clear? And I am having a class of molecule which are actually derivatives of like anthracene. क्लियर बेटा? यहाँ तक कॉमन क्लियर? स्ट्रक्चर की बात क्या लिखा आपने? कॉमन स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड,
स्कैफोल्ड, आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्चर जिसे कहा जाता है ना, उसी को हम लोग केमिस्ट्री में स्कैफोल्ड बोलते हैं। क्लियर? जैसे ये क्या है, इट इज हैविंग अ स्कैफोल्ड ऑफ thick, and I am having, sorry, I am having a derivative of alcohol attached and anthracene, ठीक है। और मैंने क्या देखा, what I found that IC50 या फिर एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी मेरे मेरे प्रोटीन के साथ, मेरी एक्टिविटी क्या है, फिनॉल की सबसे ज़्यादा है, फिर उसके बाद नेप्थॉल की है, फिर एंथ्रासिन की है, फॉर एग्जाम्पल। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, so what I am seeing that the IC50 or activity of phenols are highest, then naphthol, then anthracene. With the help of this, what I can say that the pocket which is there in which is there in the protein will have a size which is approximately complementing with the size of a phenol molecule. Okay, not naphthol, not anthracene. Clear? Are you getting my point? सर एक बार ये लाइन रिपीट कर दीजिए। मैं यहाँ कह रहा हूँ बेटा, इफ सपोज what I mean to say about common structural scaffold, which means that in जो भी मैंने molecules लिए, उन molecules को मैंने नेप्थॉल, एंथ्रासीन एंड लाइक बेंजीन के अल्कोहल के डेरिवेटिव्स लिए, ठीक है। और उसमें मुझे ये दिखाई दिया कि मेरा जो बेंजीन डेरिवेटिव्स जो हैं, they are actually most active, then the activity is lesser in the case of naphthol and it is lowest in the case of anthracene, which gives me that the pocket which is there in the protein, जो मेरे पास pocket है, that pocket is not appropriate for binding naphthol and anthracene, but it is appropriate for the binding of phenols. Clear? Which means the size of the pocket is actually complementing the size of phenol. Clear? Yes sir. Fine. And we know the distance, हम लोगों को इस बेंजीन रिंग का डिस्टेंस मालूम है, इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम है, बिकॉज वी आर हैविंग द स्ट्रक्चर इन आवर हैंड, तो वी कैन गेट द लाइक डिस्टेंसेस। मेरे को अपने मॉलिक्यूल का पूरा डिस्टेंस, मुझे इस मॉलिक्यूल का यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा, एंथ्रासीन में मुझे यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा, मुझे सारे डिस्टेंसेस मालूम होंगे, जिसके बेसिस पे मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो प्रोटीन का पॉकेट होगा वो इस एक पर्टिकुलर साइज से, इस एक पर्टिकुलर वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा होगा ताकि वो एडजस्ट कर पाए। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो हम लोग उसे बोलते हैं कॉमन स्ट्रक्चरल स्कैफोल्ड, जिसको एक अनदर टर्म वी कैन गिव फार्माकोफोर। फार्माकोफोर, ठीक है। फार्माकोफोर के को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम ऐसे ही बेंजीन का एग्जांपल। ये तो मैंने पॉकेट साइज के बारे में बता दिया, ठीक है, कि वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉकेट साइज ऑफ अवर प्रोटीन, ऑफ एन अननोन प्रोटीन। मेरा प्रोटीन का स्ट्रक्चर इज नॉट नोन। फार्माकोफोर क्या हुआ? अगेन लेट्स टेक, suppose we are having phenol, means salicylic acid, metasalicylic acid, clear, and बट सर यहाँ पे अप्रोप्रिएट हमारा फिनॉल ही है ना मोस्ट? हाँ, ठीक है। सपोज उसके बाद हम इन तीनों में डिफरेंस कर रहे हैं कि हाँ, ये मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट उसमें अभी एग्जैक्ट फोल्ड मतलब फिट नहीं आएंगे। हाँ, जैसे मैंने क्या बोला, मुझे सिस ट्रांस के बारे में मालूम होना चाहिए, आर एंड एस के बारे में मालूम होना चाहिए, और मेरे फंक्शनल ग्रुप के बारे में मालूम होना चाहिए कहाँ लगे हुए हैं, ठीक है।
तो मैं ये कह सकता हूँ कि फिनॉल फिनॉल का ओ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में रिस्पॉन्सिबल होगा, इसका हाइड्रोजन भी रिस्पॉन्सिबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। हाँ, यस सर। है ना। ठीक उसी तरीके से इसका भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जाएगा। क्लियर। इसके ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए जा सकते हैं ना। एंड मेरे यस पास सर। मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मुझे सैलिसिलिक एसिड में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कम है, मेटा सैलिसिलिक एसिड में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा है, और पैरासैलिसिलिक एसिड में सबसे ज़्यादा है। क्लियर। तो व्हाट आई कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कौन सा अमीनो एसिड होगा, ठीक है, यहाँ पे इसके साथ कौन सा अमीनो एसिड हो सकता है। और क्योंकि ये एसिड है एक्चुअली, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एसिड का सबसे अच्छा जो बॉन्ड बनेगा वो किसके साथ बनेगा, वो बनेगा बेसिक अमीनो एसिड्स के साथ। आया ना। यस सर। है ना। अगर अमीन है तो उसका सबसे अच्छा बॉन्ड किसके साथ बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, मींस एसिडिक अमीनो एसिड के साथ। समझ में आ रहा है ना बेटा। बिकॉज एक प्रोटीन के अंदर एमाइड बॉन्ड के साथ साथ देयर आर आर ग्रुप्स ऑल्सो। है ना। ये आर ग्रुप मैंने ये तो आप लोगों ने प्रोटीन में देखा हुआ है ना। यस सर। ओके, ठीक। तो मेरे पास अमीनो एसिड भी तीन तरीके के होते हैं। एक होता है न्यूट्रल, है ना, एक होता है एसिडिक, एक होता है कैसा, बेसिक। बेसिक अमीनो एसिड एक और हो सकता है विच इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, मींस जिसमें एराइल ग्रुप लगे हो, जैसे ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलानिन। ठीक है। यस सर। ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड जब कपल करेंगे या फिर बाइंड करेंगे किसी ड्रग को, तो वो कहाँ से ड्रग, उस ड्रग में क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ बेसिक सेंटर। ठीक है। और बेसिक अमीनो एसिड अगर किसी ड्रग के साथ बाइंड करेंगे तो वहां पे उस ड्रग के अंदर क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ एसिडिक सेंटर। एराइल अमीनो एसिड अगर किसी ड्रग के साथ बाइंड करेंगे, देयर मस्ट बी एन एरोमेटिक सेंटर, सो दैट पाई पाई इंट्रैक्शन दिखा पाए। तो यहाँ पे मेरे पास, तो मैं कह सकता हूँ एराइल रिंग इज गोइंग फॉर aromatic amino acid, OH is going for like amino acid, मैं यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रहा हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड विल गो फॉर बेसिक अमीनो एसिड। क्लियर। अब इन तीनों मॉलिक्यूल्स में से जो सर सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, सर OH तो एसिडिक होता है ना, तो वो बेसिक बेटा के लिए अभी नहीं अभी जाना चाहिए। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि फिनॉल के OH से ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ओके सर, ठीक है। कंपैरिजन में। हाँ, कंपैरिजन में। ठीक है। तो इफ देयर विल बी अ बेसिक अमीनो एसिड व्हिच विल बी कमिंग, इट विल गो टू दैट एसिडिक सेंटर व्हिच इज स्ट्रॉन्गर। तो फिनॉल के पास तो उसके पास बाद में नंबर आएगा फिनॉल का। ठीक है। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड अपने आप को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है। यस सर। ठीक है। तो मैं इसको क्लियरली अगर मैं बोलूं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टाइप ऑफ स्टडी, मेरे पास एक अननोन प्रोटीन अगर है, आई एम हैविंग एन अननोन प्रोटीन जिसका मुझे स्ट्रक्चर नहीं मालूम, इस प्रोटीन में एक्टिव साइट जो होगा, दैट एक्टिव साइट विल हैव वेरियस अमीनो एसिड रेसिड्यूज होंगे इसके पास। ठीक है। व्हाट आर दीज ब्लॉक्स, दीज आर अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड रेसिड्यूज। ठीक है। और भी जगह होंगे, लेकिन एक्टिव पॉकेट में ही जाके बाइंडिंग होती है, हम लोग यही मानते हैं। इसलिए मैं एक्टिव पॉकेट के ही बाइंडिंग्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है। नाउ इफ आई एम हैविंग अ मॉलिक्यूल विच इज अ ligand फॉर देम,
ठीक है, जो बेस्ट फिट, बेस्ट एक्टिविटी दिखा रहा है, तो इसके पास क्या होंगे? दिस मॉलिक्यूल विल हैव फंक्शनल ग्रुप्स. What are these red blocks? These are actually functional groups. Clear? Yes, sir. Okay, and these functional groups will show interactions with amino acid residues. Okay, what are these dots? These are interactions. Interactions. So maybe I'm not having the structure of my protein, but I can say that जो मेरा यहाँ पे functional group है, उस functional group को क्या कर रहा होगा? उस फंक्शनल ग्रुप का अपोजिट पोलैरिटी या फिर उसकी कॉम्प्लीमेंटिंग पोलैरिटी ही इस अमीनो एसिड की होगी. होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. ठीक है, तो व्हाट आई कैन से दैट these interactions are by virtue of complementing कॉम्प्लीमेंटिंग लिख लेना बेटा. कॉम्प्लीमेंटिंग लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग बॉन्ड्स. एंड यहाँ पे बॉन्ड्स कहने का मतलब यहाँ पे वेंडरवॉल इंटरेक्शन को भी मैं बॉन्ड बोल रहा हूँ. वेंडरवॉल इंटरेक्शंस को भी मैं बॉन्ड बोल रहा हूँ. ठीक है, मैं हाइड्रोजन बॉन्ड को भी कंसिडर कर रहा हूँ. मैं यहाँ पर आयनिक बॉन्ड को भी कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. मीन्स जितने भी आप लोगों ने सुने हैं पाई पाई इंट्रैक्शंस को यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शंस को मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. ठीक है, तो मैं जब मेरे पास जब ये कॉम्प्लीमेंटिंग बॉन्ड्स या फिर कॉम्प्लीमेंटिंग इंट्रैक्शंस के बारे में जो इंफॉर्मेशन आ जाएगा, तो मैं इससे क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूँ? I can have an information about like likeliness of एक्टिव साइट. ठीक है, क्योंकि मेरे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर नहीं मालूम है मुझे, बट आई कैन विद द हेल्प ऑफ माय लिगेंड्स व्हाट आई कैन से कि कैसा होगा, कैसा हो सकता है मेरा एक्टिव साइट. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ माय एक्टिव साइट, किस तरीके के होने के चांसेस ज्यादा हैं. क्लियर? फाइन. तो मेरे को इससे क्या पता चला? दिस इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, वेयर द स्ट्रक्चर ऑफ ligand इज गिविंग यू इंफॉर्मेशन. क्लियर? तो इस तरीके के ड्रग डिजाइन प्रोटोकॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोकॉल वेयर ligands leads to the possibility of active site conformation in a protein. This type of drug design protocol is known as
LBDD, which implies for ligand based ड्रग डिजाइन। बेटा यहाँ पर क्लियर सबको? यस ठीक है। सर। और इसमें भी हम लोग जब हम लोग लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन की बात करते हैं, वहां पे तो मैंने ये बना दिया, मॉडल बना दिया ना। मॉडल हम लोगों को किस लिए चाहिए होते हैं? मॉडल हम लोगों को एक काम करना पड़ता है, दैट इज फिल्टरिंग। हम लोग फिल्टर करते हैं। क्लियर? तो इसका एक लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन का एक बहुत अच्छा सा चार्ट बनाओ। ठीक, हम लोगों ने स्टार्ट कहाँ से किया? वी स्टार्टेड विथ m number of molecules. M number of molecules where m is a large number. Last number. इसमें मैं पहला क्या करूंगा? I will filter. पहला फिल्टर, उस फिल्टर में मैं हम लोग इसको थोड़ा सा अभी इसको यहीं पे लिख लो। दैट फिल्टर इज नोन एज लिपिंस्कीज रूल ऑफ फाइव। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। इसको आप यहाँ पे लिखो और इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करो। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ligand based ड्रग डिजाइनिंग। क्लियर? ठीक है, इट्स ए लिपिड। बेटा यहाँ तक क्लियर यस है? सर। इसमें हम लोग कुछ एक हम्म। चीजें बोलते हैं कि हमारा मॉलिक्यूलर वेट शुड नॉट बी मोर देन 500। ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर शुड नॉट बी मोर देन 5 सर हाइड्रोजन ये बॉन्ड। किसी और में भी होता है क्या ये रूल? कहीं और भी पढ़ते हैं? हाँ, ये ड्रग डिजाइनिंग में भी पढ़ते हैं हम लोग। जब ये आप लोग आपने बताया था कहीं शायद, या लास्ट सेमेस्टर बताया था। आप लोगों ने मेरे से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ी है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो उसी में मैंने वहां बताया था, बताया हाँ। था। वही। ठीक है, इट शुड बी इन मल्टीपल्स, लाइक जो भी हम लोग पैरामीटर लेंगे ना, दैट जैसे मेरा लॉग पी शुड बी लेस देन 0.5। क्लियर? तो यहाँ पे इस लिपिंस्की फिल्टर में, इसलिए इसको रूल ऑफ 5 बोला जाता है। इसको एक और नाम दिया जाता है विच इज नोन एज फाइजर्स रूल। ठीक है, यस सर, फाइजर, पढ़ाया जो आपने। फाइजर्स कंपनी सुना है ना, उसमें एक बार फिर पढ़ लेंगे। तो इस फिल्टर से क्या होगा? जो भी मेरे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 500 से ज्यादा है, वो फिल्टर डाउन हो जाएंगे और मेरा जो बकेट है वो कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हम लोगों के पास क्या हो गए? n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए ना? यस isn't सर। it? Where n is less than that of m। ठीक, हम लोगों को अपना सर्च छोटा करना है। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा? आई विल मेक अ मॉडल। मैं अपने मॉडल्स बनाऊंगा। मेरे पास मॉडल्स हैं। ठीक है, दीज मॉडल्स ये क्या करेंगे? ये कुछ मॉलिक्यूल्स को और डिस्कार्ड करवा देंगे, क्योंकि जो एक्टिव आ रहे हैं हम लोग सिर्फ उन्हीं को बनाएंगे। जो एक्टिव नहीं आ रहे हैं उनको हम लोग क्यों बनाएं? इजंट इट? समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो मॉडल बेस्ड फिल्टरिंग, मॉडल बेस्ड फिल्टर। ठीक, और मॉडल आपको क्लियर है। तो और हम लोगों का बकेट साइज क्या हो रहा है? छोटा होता जा रहा है। यहाँ पे हम लोग, इसको मैं बोल रहा हूँ वी, इस मॉडल बेस्ड फिल्टर के बाद हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर लेफ्ट? वी लेफ्ट विथ सम मॉलिक्यूल विच इज m minus n। क्लियर? विच मीन्स we are we are actually decreasing the candidates। ठीक है, जब मॉडल बेस्ड फिल्टर हो गया तो अब नाउ आई एम हैविंग, और m माइनस n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको मैं बोल सकता हूं दीज आर एक्चुअली डूएबल नंबर्स। डूएबल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स।
क्लियर, जिसको हम लोग कर सकते हैं, एक आदमी या फिर एक टीम या एक इंस्टीट्यूट या फिर एक फार्मा कंपनी इस चीज को कर सकती है। क्लियर, तो इसके बाद मेरे पास क्या आएगा, आई एम गोइंग टू गेट लीड मॉलिक्यूल। क्लियर, जब मॉडल बेस्ड फिल्टर और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, तो मेरे पास क्या आ रहा है, आई एम गेटिंग अ लीड मॉलिक्यूल। यहाँ पे डूएबल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मतलब मैं इनको सिंथेसाइज कर सकता हूँ। ये वो मॉलिक्यूल है जो सारे के सारे प्रिडिक्ट होके एक्टिव आए, मैं इनको सिंथेसाइज कर सकता हूँ। सिंथेसाइज करने के बाद मैं इनकी टेस्टिंग करवा सकता हूँ। ठीक है, इनकी टॉक्सिसिटी करवा सकता हूँ। क्लियर, ये तीनों चीजें करने के बाद मेरे पास जो मॉलिक्यूल सबसे कम टॉक्सिक है, जिसकी IC50 Yes, sir. सबसे ज्यादा है और जिसको आसानी से लार्ज स्केल में बनाया जा सकता है, वो मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, लीड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और यही लीड मॉलिक्यूल जब हम लोग इसका क्या करवाते हैं, हम लोग इसकी क्लिनिकल ट्रायल करवाते हैं, तो यही लीड मॉलिक्यूल्स क्या बनते हैं, दे यूज टू बिकम अ ड्रग। क्लियर, यस सर। ठीक है, तो मेरा जो ये फनल है, ये फनल कैसा है, माय फनल, पहले मैंने एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल लिया, फिर उसके बाद उस मॉलिक्यूल को घटाया, फिर और फिल्टर्स लगाए, फिर जब मेरे पास एक डूएबल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आ गए तो मैंने उन मॉलिक्यूल्स को बनाया, टेस्ट किया, टॉक्सिसिटी एनालाइज करी, उसमें से जो सबसे बेस्ट आए होंगे, 10-15 जो भी आए होंगे, वो उनको मैंने बोला लीड्स। मैंने उन लीड को फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेजा। क्लिनिकल ट्रायल मतलब अब एनिमल टेस्टिंग या फिर ह्यूमन टेस्टिंग के लिए गए। कुछ मॉलिक्यूल एनिमल टेस्टिंग से ही वापस चले जाएंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वो ह्यूमन टेस्टिंग में आगे तक जाएंगे, बाद में दिखाई देगा कि उसमें साइड इफेक्ट है एंड दे विल कम बैक फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, काफी ऐसे ड्रग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पहले कॉमर्शलाइज हुए और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद या फिर कुछ सालों के बाद वो मॉलिक्यूल्स वापस हो गए। क्लियर, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग में हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू एम्फेसाइज ऑन द ligands particularly, and with the help of ligand we can get the information about the unknown protein. We can also, if we are not even interested in the proteins, we can also make new molecules based on a ligand which is already available. Means ligand based drug designing is the जब हम लोग शुरुआत में जब ड्रग बनाई जाती थी, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम ड्रग्स जो थी वो सेरेंडिपिटी थी। ठीक है, कि हम लोग बनाना कुछ और चाहते थे, वो कुछ और बन गई। क्लियर, सेरेंडिपिटी सारे मैक्सिमम शुरुआत में जब इनिशियल फेज ऑफ ड्रग डिजाइनिंग अगर बताओगे, तो इनिशियल फेजेस में हम लोगों के पास कोई रैशनल, इनिशियल फेज मींस आप मान के चलो 1880 से 1930 या 1920 तक, इनिशियल फेज में जो भी हमारे पास ड्रग थी वो क्या थी, वो सेरेंडिपिटी थी, या फिर हम लोगों का एक आयुर्वेदा जैसे ओल्ड साइंस होती है ना, वो था। ठीक है, जो भी ड्रग, छोटी ड्रग जो भी आई वो क्या थी, सेरेंडिपिटी या फिर नेचुरल प्रोडक्ट रही होगी। क्लियर, सेरेंडिपिटी और नेचुरल। क्लियर, यहां तक क्लियर है? यस सर। बिकॉज इनिशियल फेजेस में हम लोग प्रोटीन के ऊपर फोकस करते ही नहीं थे, हम लोगों को इतना नॉलेज था ही नहीं कि प्रोटीन्स आर एसोसिएटेड विद द डिजीजेस व्हिच वी आर एक्चुअली फेसिंग। ठीक है, जब प्रोटीन की डिस्कवरी हुई, रामाचंद्रन प्लॉट आया, देन वी स्टार्टेड एनालाइजिंग कि हाँ देयर इज some changes in the biological system in terms of प्रोटीन के स्ट्रक्चर, उसके टर्सरी, सेकेंडरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स में कुछ फर्क आने की वजह से हमारी बॉडी में चीजें, तो पहले सेरेंडिपिटी, फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करने लगे, जब वी ऑब्टेन्ड अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच वर एक्टिव ऑन अस, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन। ठीक है, और जैसे जैसे
साथ में मेरे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर वाज इनिशियली इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, हम लोगों को कोई ज़रूरत ही नहीं थी इसकी, हम लोग सोचते ही नहीं थे इस एस्पेक्ट में। धीरे धीरे करके जो बायोलॉजिकल साइंस था, बायोलॉजिकल साइंस और हम लोगों का मेडिसिनल साइंस या फिर केमिकल साइंस, हम लोग मेडिसिनल साइंस, हम लोग इसे केमिकल साइंस कहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पहले डॉक्टर्स इतनी दवाइयों के बारे में जानते भी नहीं थे। ठीक है, तो केमिकल साइंसेस से जो भी ड्रग आई उसके सेरेंडिपिटी से या फिर नेचर से वो लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग फॉलो करती थी। लेटर ऑन जब बायोलॉजिकल साइंसेस का एडवांसमेंट हुआ तो वी केम टू प्रोटीन स्ट्रक्चर। हम लोगों के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आने लगे, हम लोगों के पास टेक्निक्स आ गई जिससे हम लोग प्रोटीन को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं, टेक्निक्स आ गई जिससे हम लोग प्रोटीन के स्ट्रक्चर को चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हम लोगों ने प्रोटीन के स्ट्रक्चर के हेल्प से जब हम लोगों को इसका पता चला तो हम लोगों ने क्या करना शुरू किया, वी स्टार्टेड डूइंग SBDD which is structure based drug design. Clear? यस सर। ठीक है, और मैं आप लोगों को शायद ये बता चुका हूँ या फिर नहीं बताया हूँ कि हमारा जो सेल होता है एक सिंगल सेल, उसमें अगर न्यूक्लियस, तो मेरे पास करीबन करीबन आई एम हैविंग मोर देन 80% प्रोटीन, सिर्फ प्रोटीन होते हैं उसमें 80%, और उसके बाद 3% इज योर RNA, फाइन, 5% के करीबन DNA होता है, और जो भी बचा हुआ है दैट इज लिपिड एंड रेस्ट। ठीक है, और बेटा ये मैं सिर्फ जो वाटर में सॉल्युबल है, जो सेल के अंदर जो चीज सॉल्युबल है ना, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ ये। Am I clear? Approximately यस सर। 12% लिपिड्स होते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब प्रोटीन एज अ टारगेट ज्यादा चांसेस है हमेशा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो जब हम लोग लाइगेंड बेस में, तो आपको लोगों को समझ में आ गया कि फार्माकोफोर क्या हो गया। फार्माकोफोर इज अ कॉमन स्ट्रक्चरल स्कोफोल्ड which we can associate with the structure of active site in a protein. क्लियर? हम लोग उस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर को बताने के लिए। Am I clear? फार्माकोफोर की डेफिनेशन क्लियर हुई? यस सर। अभी मैं लिखवा दूंगा, दोनों के डिफरेंसेस लिखवा दूंगा स्ट्रक्चर बेस्ड में। स्ट्रक्चर बेस्ड में जब वी आर हैविंग नाउ इन दिस केस वी आर हैविंग द प्रोटीन नोड। हमारे को इस केस में प्रोटीन के बारे में मालूम है। ठीक है, वी नो द प्रोटीन, मेरे को इसका स्ट्रक्चर अच्छे से मालूम है। इन ए प्रोटीन वी यूज टू हैव several other things, like we used to have an active site होती है, we used to have a cofactor or a coenzyme, we also, a protein can also have a allosteric site, isn't it? And a protein can have competitive binding site and
miscellaneous pockets, or I can say non non-competitive binding sites. यहाँ तक क्लियर है बेटा सबके सब? आप कोई टफ तो नहीं है इसमें? Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई भी दिक्कत हो इसमें, इन सब चीजों को समझने के लिए? नो सर। ठीक है, तो प्लीज, और आप लोगों को इन सब की डेफिनेशंस मुझे लिख लिख के भेजनी है। एक्टिव साइट क्या होता है, एलोस्टेरिक साइट क्या होता है, कोफैक्टर या फिर कोएंजाइम किसे बोलते हैं, एपोएंजाइम किसे बोलते हैं, एपोजाइम्स किसे बोलते हैं। ठीक है, तो इफ आई एम हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, तो आई एम हैविंग द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल दीज पर्टिकुलर साइट्स। मुझे इन सब के बारे में मालूम होगा ना अगर मेरे पास स्ट्रक्चर है? हाँ जी सर। Yes, sir. है ना? जैसे अगर मैंने निधि को देखा हुआ है तो उसका फोटो मैं कहीं पे भी देखूंगा तो आई विल बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, अगर निधि जिसे कहते हैं, निधि अगर अपने चेहरे पे चश्मा लगा ले या फिर कुछ भी अपने चेहरों पे मूंछ भी कर ले, तब भी मैं उसे थोड़ा बहुत उसको रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा, हाँ या ना? Yes, sir. है ना? यस सर। तो इट मीन्स आफ्टर हैविंग द स्ट्रक्चर ऑफ माय प्रोटीन, we can have exact active pocket information. मेरे पास एग्जैक्ट एक्टिव पॉकेट इंफॉर्मेशन होगा जिसमें मुझे एग्जैक्टली मालूम होगा कौन सा अमीनो एसिड, कौन कौन से अमीनो एसिड मेरे एक्टिव पॉकेट में हैं। क्लियर? एंड आई विल बी हैविंग एन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन कि मेरा एक्टिव पॉकेट कितना बड़ा और कितना छोटा है। हाँ, यस सर। है ना? मीन्स एक्टिव पॉकेट इंफॉर्मेशन मतलब मेरे पास अमीनो एसिड की सारी इंफॉर्मेशन होगी कि कौन सा अमीनो एसिड है, कितना दूर है, किस अमीनो एसिड से वो कितना दूर है। ठीक है, मेरे को डिस्टेंसेस मालूम होंगे, मुझे और क्या मालूम चलेगा? मुझे मालूम चलेगा कि ये जो मेरा पॉकेट का जो है इसमें कितना डायहेड्रल एंगल या फिर आपका क्या डायहेड्रल एंगल है। क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज इंफॉर्मेशन आई कैन डिजाइन मॉलिक्यूल्स। मैं इसके बेसिस पे मॉलिक्यूल्स डिजाइन कर सकता हूँ, यस सर। है ना? कर सकता हूँ। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग जो होती है उसमें हम लोगों को प्रोटीन का इंफॉर्मेशन होता है। मे बी वी आर नॉट नोइंग द इंफॉर्मेशन अबाउट एन लाइगेंड। ठीक है, जैसे कोविड में हम लोगों के पास प्रोटीन का इंफॉर्मेशन है, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड अ सुटेबल लाइगेंड विच इज गोइंग टू इनहिबिट द कोविड। क्लियर? आई कैन बाइंड आपका सारे हर मॉलिक्यूल कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। तो बाइंडिंग साइट में एंड एक्टिव साइट में फर्क है। बाइंडिंग साइट मतलब जहां पे आपका लाइगेंड जाके बाइंड कर रहा है, लेकिन अगर उसी बाइंडिंग साइट में जहां लाइगेंड आपका बाइंड किया है, बाइंड करने के बाद अगर प्रोटीन के फंक्शन में अच्छा खासा डिफरेंस आता है, या तो मेरा प्रोटीन क्या है वो एक्टिवेट हो जाए या फिर डीएक्टिवेट हो जाए, तो मैं उस बाइंडिंग साइट को बोलता हूँ दैट इज एक्टिव साइट। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस ठीक सर। है, तो वी कैन मे बी वी आर अभी कोविड के केस में हम लोग क्या है, वी आर फार बियॉन्ड designing a ligand which is going and changing the Yes, sir. activity of the protein. समझ में आया रिजवाना? इतना समझ में आया बेटा?
हाँ जी सर। Yes, sir. ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर बेस्ड में मेरे पास मॉलिक्यूल्स में डिजाइन कर सकता हूँ। ये मॉलिक्यूल या तो मैं आई कैन सिंथेसाइज, जो कि थोड़ा सा टिपिकल होता है। हम लोग सिंथेसाइज ऐसे स्पेसिफिकली किसी एक्टिव पॉकेट के लिए हम लोग सिंथेसाइज किया तो जा सकता है, लेकिन it is not always like right. We can synthesize, but it is not always right, because we basically don't have any information about the conformation with which my synthesized molecule is going to align. ठीक है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, what we can do, these molecules can be in the form of a library. मेरे पास एक library of molecules हो, ठीक है। मैं उस पूरी library of molecules को इस active pocket के अंदर जाके टेस्ट करूं, मतलब इन मॉलिक्यूल्स को, कि पहले मेरे पास सपोज 1000 मॉलिक्यूल्स की मेरे पास एक्टिव पॉकेट है एंड वी आर हैविंग अ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो मैंने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को डिसॉल्व किया, मतलब प्रोटीन को मैंने अपने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया, उसमें मैंने पहला मॉलिक्यूल डाला और देखा मेरा प्रोटीन कैसे चेंज हो रहा है। फिर दूसरा डाला, दूसरे के साथ देखा, ऐसे मैंने 1000 के साथ जब कर लिया तो मुझे 1 या 2 मॉलिक्यूल ऐसे मिल गए जो कि मेरे क्या कर रहे हैं, दे आर गोइंग इनटू द active, like they are going into a pocket which is deactivating my protein function. Clear? Are you getting my point? यस सर। ठीक है। और मेरे पास जब एक मॉलिक्यूल आ जाएगा लाइब्रेरी से, नाउ आई कैन डू लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग। मैं उसके ऊपर फंक्शनलाइजेशन करूं, ये करूं, वो करूं। तो इसका मतलब आज की डेट में हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूज्ड hybrid approach of ड्रग डिजाइन। ये इसमें हम लोग क्या करते हैं, वी यूज टू टेक द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है, एंड वी आल्सो हैव अ लाइगेंड लाइब्रेरी। हमारे पास लाइगेंड की लाइब्रेरी होती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिख लेना यहाँ पर। और बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड टारगेट दोनों में फर्क है। इसको बताने से पहले मैं ये बता दूं व्हाट इज अ टारगेट। ठीक है। टारगेट इज अ प्रोटीन, प्रोटीन कॉमा डीएनए कॉमा लाइपेड एक्सेट्रा, कोई भी कार्बोहाइड्रेट्स भी इवन, ठीक है, इज अ प्रोटीन डीएनए लिपिड कार्बोहाइड्रेट which is directly responsible, directly or indirectly responsible for a disease or a biological function. Isn't it? तो टारगेट एक्चुअली मैं उस एक प्रोटीन को बोल रहा हूँ जो प्रोटीन किसी डिजीज के साथ या फिर किसी स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ फीवर, आप लोगों को एस्पिरिन की बायोसिन वो बताई थी ना एक्टिविटी, फीवर। फीवर हम लोगों का क्या, ये एक तरीके से बॉडी में कहीं पे अगर सपोज चोट लगी है या फिर कुछ है, तो वो सिग्नल कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में। ब्रेन हमारे हाइपोथैलेमस को इंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, करता है ना? Yes, यस सर। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, दिस हाइपोथैलेमस यूज्ड टू रिलीज सम लाइक, क्या रिलीज करता है, इट रिलीज सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स।
ठीक है, these are actually very small proteins. What these prostaglandins used to do, ये क्या करते हैं, they used to go and interact with COX, cyclooxygenase, isn't it? Yes, sir. cyclooxygenase फिर हम लोगों को कुछ thromboxane रिलीज करता है, and this thromboxane is directly responsible or directly associated with fever, clotting. ठीक है, it is associated with greatly is associated with clotting. बट अगर मैं किसी तरीके से या तो हाइपोथैलेमस को ही ब्लॉक कर दूं तो मेरी डिजीज मेरा फीवर कम हो जाएगा, या फिर मैं किसी तरीके से प्रोस्टाग्लैंडिन ही ना बनने दूं तब मेरा फीवर का वो हो जाएगा। तो जनरली जो पहले हम लोग यूज किया करते थे जैसे भांग और इस तरीके की जो ओपियोइड होती थी, हम लोग उन्हें यूज करते थे, स्टेरॉइड्स यूज करते थे। स्टेरॉइड्स क्या करते थे, स्टेरॉइड्स सीधा हमारे ब्रेन में अफेक्ट करते थे और डायरेक्टली प्रोस्टाग्लैंडिन को क्या करते थे, उसकी सिंथेसिस को बंद करते थे। इसका मतलब हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन को टारगेट मान सकते हैं, हम लोग हाइपोथैलेमस के किसी प्रोटीन को टारगेट मान सकते हैं, और हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन ऑल्सो कंसिडर दैट कॉक्स इज ऑल्सो ए टारगेट। यहाँ पे कोई कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता है जो घुसता है जिसकी वजह से थ्रोम्बोक्सिन की सिंथेसिस होती है। अगर मैं उस मॉलिक्यूल को अंदर ही ना जाने दूं तो मेरा कॉक्स क्या होगा, वो थ्रोम्बोक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगा जिसकी वजह से मुझे फीवर नहीं चढ़ेगा। समझ में आया? तो आई कैन से दैट कॉक्स इज ऑल्सो ए टारगेट, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स आर ऑल्सो टारगेट्स, and hypothalamus associated या फिर proteins which are there in hypothalamus, few of them can be treated as target. But ये पूरा network जो है, it is not having only these few proteins, they are having several other proteins which are there. ठीक है, हाइपोथैलेमस में अकेला प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स नहीं, वो प्रोटीन्स ही नहीं है, उसमें कॉक्स रिलेटेड प्रोटीन्स ही नहीं है, हमारी बॉडी में बाकी के भी प्रोटीन्स हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रोटीन्स जो कि किसी डिजीज के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं, हम लोग उन्हें बोलते हैं टारगेट। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, तो स्ट्रक्चर ऑफ माय प्रोटीन इज नोन। व्हाट टाइप ऑफ प्रोटीन? दैट दीज प्रोटीन्स आर नथिंग बट दे आर टारगेट्स। ठीक है, एंड इस स्ट्रक्चर की वजह से मेरे पास क्या आ जाती है, आई यूज्ड टू हैव information about my active site. ठीक है, मेरे पास मेरे एक्टिव साइट की इंफॉर्मेशन आ जाती है जहां पे मुझे एक लाइगेंड को ढूंढना है जिसका स्ट्रक्चर मुझे नहीं मालूम, लाइगेंड ढूंढना है इस बार, तो मेरे को क्या मालूम चल गया इससे, एक्टिव साइट की इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आई कैन से दैट वी कैन यूज प्रोटीन बेस्ड फार्माकोफोर एंड लाइगेंड बेस्ड फार्माकोफोर, देयर आर टू डिफरेंट। तो यहाँ पे जब मैं एक्टिव साइट के बेसिस पे लाइगेंड सर्च करवाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रोटीन बेस्ड फार्माकोफोर डेवलप करूंगा। ठीक है, प्रोटीन बेस्ड फार्माकोफोर, वो क्या था, वो लाइगेंड बेस्ड फार्माकोफोर था, ये क्या है, प्रोटीन बेस्ड फार्माकोफोर। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, हम लोग यहीं पे हम लोगों ने स्ट्रक्चर लाइगेंड बेस्ड में हम लोग यहीं पे क्या करते थे, वी यूज्ड टू डू फिल्टर्स, हम लोग फिल्टर्स लगा देते थे। ठीक है, जैसे लिपिंस्की फिल्टर, Yes, sir. है ना। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बिकॉज आई डोंट नो द मेरा एक्टिव साइट कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये पूरी की पूरी लाइब्रेरी एक्टिव साइट के साथ स्क्रीन करवा दूंगा। ठीक है, जिसमें से मेरे पास क्या आएंगे, इन दोनों अप्रोचेस से मुझे क्या मिलेगा, आई विल बी हैविंग molecules binding at active site।
ठीक है, मेरे को ये चीज पता चल गई ना आराम से। यस सर। ठीक है, और क्योंकि ये लाइगेंड लाइब्रेरी जनरली बहुत बड़ी होती है, इसी वजह से हम लोग यहाँ क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा लिटरेचर की हेल्प लेते हैं कि लिटरेचर में इस तरीके की दवाइयाँ बनी हैं कि नहीं बनी हैं। ठीक है, फिर थोड़ा सा हम लोग लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, लाइगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइनिंग के फिल्टर्स लगाते हैं, जैसे लिपिंस्की रूल। ठीक, ताकि हम लोगों की लाइब्रेरी जो है ना वो छोटी हो जाए थोड़ी सी। लाइगेंड बेस्ड में डायरेक्टली लिपिंस्की रूल लगता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पॉकेट का साइज देख के लिपिंस्की रूल लगाते हैं। अगर पॉकेट बहुत बड़ा है, ठीक है, हम लोग जिस पॉकेट, तो हम लोग बड़ा मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। तो हम लोगों को लिटरेचर देखना है। लिटरेचर मतलब मेरे को नेचुरल प्रोडक्ट्स के भी बारे में सोचना है यहाँ। ठीक है, नेचुरल मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो मेरे पास यहाँ पे क्या पता चल गया, आई गॉट मॉलिक्यूल्स विच आर बाइंडिंग एट एक्टिव साइट। मैं इसको क्या करूंगा, आई विल डू फंक्शनलाइजेशन, फंक्शनलाइजेशन and further improvisation। ठीक है, समझ, इसका मतलब समझे आप? बेटा इसका मतलब समझे? सर फंक्शनलाइजेशन वाला। हाँ, फंक्शनलाइजेशन एंड फर्दर इम्प्रोवाइजेशन। हाँ जी सर। इसका मतलब ये है कि मैंने, मेरे पास जब लाइगेंड लाइब्रेरी मैंने स्क्रीन करवाई एक्टिव साइट में, तो मेरे पास ना 3-4 छोटे छोटे एक्टर्स आए, एक्टर्स। ठीक है, विच आर बाइंडिंग विद दम। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उन एक्टर्स के थोड़े से बाल ठीक किए, थोड़े से कपड़े अच्छे पहनाए, थोड़ा सा उन्हें डांस सिखाया, थोड़ा सिंगिंग सिखाई, थोड़ा उनकी लैंग्वेज स्ट्रेटनिंग की, और फिर उसके बाद उन्हें लॉन्च कर दिया एज अ हीरो। गॉट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो ये फंक्शनलाइजेशन एंड फर्दर इम्प्रोवाइजेशन जब हम लोग करते हैं, तो व्हाट, सपोज आई गॉट मॉलिक्यूल्स विच आर n इन नंबर। ठीक है, एंड फंक्शनलाइजेशन एंड फर्दर इम्प्रोवाइजेशन की वजह से हम लोगों को क्या क्या हो जाता है, वी यूज टू गेट m इन नंबर। ठीक है, वेयर m इज ग्रेटर देन n। क्लियर? समझ में आया? लेकिन हमारे पास एक ही स्कोपोल्ड है, एक ही फार्माकोफोर है, हम लोग वाइल्ड गैसेस नहीं कर रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया कि एक्टर्स लिए और उनको अलग अलग कपड़े पहनाए, अलग अलग तरीके के मैंने उनके बाल सेट किए, और जिसमें वो मुझे सबसे अच्छे लगे मैंने उन्हें लॉन्च कर दिया हीरो बना। कैसे लॉन्च कर दिया, मैं यहाँ पर फिर क्या करूँगा, आई विल डू कोरिलेशन, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। मीन्स मॉडल बनाऊंगा इनके भी। ठीक है, तो जो भी एक्टर्स की ग्रूमिंग होती है उनको इस हिसाब से कि किसका फेस कट राजेश खन्ना की तरह दिखाई दे रहा है, किसका फेस कट अमिताभ बच्चन की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक ऑलरेडी प्रेजेंट मॉडल के साथ उन्हें जस्टिफाई करते हैं ना बेटा, ये चीज आप लोग भी करते हो, हाँ जी सर। है ना? जब कोई नया बेबी घर में आता है तो बोला जाता है कि नहीं इसकी नाक तो मेरी तरह मिल रही है, इसका माथा देखो इनकी तरह मिल रहा है। हम लोग हर जगह कोरिलेट एंड रिग्रेट करते हैं ना, रिग्रेशंस करते हैं एंड कोरिलेशंस करते हैं, रिग्रेट नहीं करते, रिग्रेस करते हैं। ठीक है, तो यस सर। कोरिलेशन एंड रिग्रेशन मॉडल्स हम लोग बनाते हैं। इन मॉडल्स के हेल्प से व्हाट वी यूज टू अचीव, वी यूज टू अचीव अ लीड मॉलिक्यूल, और फिर ये लीड मॉलिक्यूल हम लोगों का क्लिनिकल ट्रायल के हेल्प, क्लिनिकल ट्रायल जब पास कर लेता है तो ये लीड मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, डन। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, अब एक क्वेश्चन आप लोग मेरे से कुछ क्वेश्चंस ले लो। डिफाइन
वो तो मैंने जो बोला हुआ है डिफाइन एक्टिव साइट, वो सब आप लोग मुझे भेजोगे। डिफाइन एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है, वो सब आप लोग ढूंढ लोगे ना, ऊपर लिख लिया है ना सबने? यस सर, वो ठीक लिखा है। है। हाँ, व्हाट इज कोफैक्टर, ठीक है। साथ साथ में अब आप यहाँ पे और क्या हम लोगों ने और क्या पढ़ा? डिफाइन फार्माकोफोर, बाइंडिंग साइट। व्हाट इज एन एक्टिव साइट लिख दिया, तो बाइंडिंग साइट आप बता सकते हो, पर लाइक मैंने कहा ना, एवरी बाइंडिंग साइट इज नॉट एक्टिव साइट, बट एवरी एक्टिव साइट इज अ बाइंडिंग साइट। क्लियर? ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, वी आर गोइंग टू ऑल्सो कि हाँ फार्माकोफोर क्या होता है। अब डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइगेंड बेस्ड फार्माकोफोर, डिफ्रेंशिएट between ligand based pharmacophore and pharmacophore and protein based या फिर target based pharmacophore। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन जैसे हम लोग पूछते हैं कि भैया व्हाट इज एन हाइब्रिड अप्रोच ऑफ ड्रग डिजाइनिंग। हाइब्रिड अप्रोच ऑफ, तो बेटा अगर मैं हाइब्रिड अप्रोच ऑफ ड्रग डिजाइनिंग आपसे बोल रहा हूँ, तो आप लोगों को इस फिगर को ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आप लोग इसी फिगर को बनाओगे, उसमें आप जैसे लिटरेचर का, तो आप लोग अलग अलग नंबर दे दोगे, दैट दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड। क्लियर? देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट अ थर्ड, देन वी आर गोइंग टू गेट फोर्थ, देन फिफ्थ, सिक्स्थ। हाय अंजलि। सर आप कब तक फ्री होगे? बस हो गया, 8। क्लियर? एंड लिपिंस्की रूल हम लोग बोल सकते हैं कि लाइगेंड बेस्ड ड्रग लाइब्रेरी को फिल्टर करने के लिए, ये तो आपका लाइगेंड बेस्ड के लिए मैं बताने वाला था, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप इसके लिए बोलोगे इट इज योर 9। ठीक है, तो आप डायग्राम को लिखने के बाद यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली, जैसे फार्माकोफोर क्या होता है, फार्माकोफोर के बारे में आप लोग थोड़ा सा लिख सकते हो, बट पूरा का पूरा ऐसे नहीं लिखोगे हाइब्रिड अप्रोच ऑफ ड्रग डिजाइनिंग को के बारे में। क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस यस सर। सर। ठीक है, पूरा ऐसे नहीं लिखोगे, बहुत छोटा सा 5 नंबर या फिर अगर 2.5 नंबर का आ रहा है, तो यू कैन मेक मॉलिक्यूल, उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक अगर मैं फार्माकोफोर को बोलता हूँ 10, तो 2.5 नंबर आपका डायग्राम का हो गया, और आधा आधा नंबर आपका हर एक चीज, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करने के लिए हो गया, छोटा छोटा ब्रीफ में। ठीक है, और लाइक अगर आपको नहीं एक्सप्लेन करना आ रहा है, तो मॉलिक्यूल बाइंडिंग एट एक्टिव साइट विच आर n representing a number which is lesser than n। क्लियर? कम से कम इतना तो लिखा करो, इतना तो लिखा जा सकता है ना। ठीक सही, है ये चीज समझ नहीं आई यहाँ पे, हम मतलब इंक्रीज क्यों कर रहे हैं हम वहाँ पे? बेटा, इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दीज नंबर, मैं इनके डेरिवेटिव्स बना रहा हूँ ना, फंक्शनलाइजेशन एंड फर्दर इम्प्रोवाइजेशन। आई एम एक्चुअली मेकिंग डेरिवेटिव्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल। सपोज मेरे पास 5 मॉलिक्यूल्स आ गए विच आर बाइंडिंग एट एक्टिव साइट। क्लियर? अब वो 5 उतने एक्टिव नहीं है कि वो ड्रग बन पाए। ठीक है, दे आर नॉट दैट एक्टिव कि वो ड्रग बन पाए, लेकिन वो एक्टिव है। जैसे कोविड के केस में हम लोग स्क्रीन कर रहे हैं, वी आर गेटिंग मॉलिक्यूल्स विच आर एक्चुअली बाइंडिंग एंड विच आर decreasing the activity of COVID virus, but they are not sufficient enough to kill or to stop or to halt the activity of virus completely। वो नहीं कर पा रहे हम लोग। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो मॉलिक्यूल हमारा ऑलरेडी बाइंड कर रहा है, मैं उसी को तो इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ, है ना। आई कैन ओनली इम्प्रोवाइज दोज मॉलिक्यूल्स, दैट्स व्हाई दिस m is greater than n।
ठीक है कि मैंने एक बार, जैसे मेरा फिनॉल ही आ गया, मैंने एक बार फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा के देखा, एक बार इलेक्ट्रॉन फिनॉल के साथ मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के देखा, तो मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के साथ ज्यादा एक्टिव है। और तो मेरे पास 3 मॉलिक्यूल्स आ गए ना, मेरे पास तो सिर्फ फिनॉल आया था विच वाज बाइंडिंग, मेरे पास सिर्फ फिनॉल आया था जो कि बाइंड कर रहा था। लेकिन फिनॉल के साथ मैंने फिर उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स बनाए, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो एम बढ़ गया ना, हाँ जी है सर, ना। आ गया सर। हाँ, और उनकी एक्टिविटी मेरे पास आ गई। ठीक, और बहुत लिमिटेड, बहुत ही स्पेशलाइज्ड डेटा होगा ये, क्योंकि ये एक्टिव साइट से फार्माकोफोर जो हम लोगों ने बनाया था उससे ये मॉलिक्यूल डिजाइन हुए। गॉट माय पॉइंट? यस ओके, बस दैट्स इट। इट्स लाइक इसके बाद आप लोगों का 4th यूनिट में सिर्फ कीमो इन्फॉर्मेटिक्स का एक बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, विच इज स्माइले रिप्रेजेंटेशन। स्माइले तो सब जानते हो ना। यस सर। तो यहाँ पे स्माइले का जो स्माइले हम लोग जब पढ़ेंगे तो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक कंप्यूटर में, या फिर जब, क्योंकि बात यहाँ पे क्या चल रही है बेटा, यहाँ बात चल रही है लाइगेंड लाइब्रेरी विच इज मेड अप ऑफ लाइक 1 लाख मॉलिक्यूल्स। ठीक है, उस 1 लाख मॉलिक्यूल को हम लोग कंप्यूटर में कैसे वो करें, ताकि हम लोगों को ये जो वर्चुअल स्क्रीनिंग का कंसेप्ट है वो क्लियर हो। तो वो 1 लाख मॉलिक्यूल को हमारा कंप्यूटर कैसा ले। आपने स्ट्रक्चर बनाई, स्ट्रक्चर बनाते वक्त आपने देखा कि जब आप उसे पिक्चर बना के लेके आते हो तो वो पिक्चर ही कम से कम 1 MB 2 MB की हो जाती है, होती है ना, यस सर। है ना। और अगर ऐसे ही 1 MB 2 MB की फाइल्स, मैं अगर 1 लाख फाइल्स ऐसी एक सिस्टम में डाल दूं तो मेरा सिस्टम तो बैठ जाएगा, सही। है ना, बैठ जाएगा ना। तो उनको कैसे हम लोग सिस्टम में स्टोर करते हैं, तो दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्माइले। कि हम लोग स्माइले के हेल्प से, इनका एक कोड के हेल्प से हम लोग उन मॉलिक्यूल्स को जो इन लाइब्रेरीज में होते हैं ना, नहीं तो कौन, जैसे मेरे पास एक जिंक डेटाबेस है, डू यू नो उस जिंक डेटाबेस में 11 फोल्डर्स है, और पर फोल्डर इज लाइक कंटेनिंग 80,000 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो 80,000 इंटू 11 कितने हो गए बेटा? 80 लाख से ज्यादा। ठीक है, तो मीन्स व्हाट आई मीन टू से इट लाइक वी आर हैविंग अ वेरी वास्ट मॉलिक्यूलर लाइब्रेरी। अगर मैं बोलूँ हम लोगों के पूरे यूनिवर्स में कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, तो मैं बड़े प्यार से बोल सकता हूँ वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ, हमारा जो मॉलिक्यूलर स्पेस है दैट इज हैविंग 10⁻31। ठीक है, 10⁻31, और अभी रिसेंटली जो है वो 10⁻39 बोल दिया गया। ठीक है, मतलब एक के आगे 39 जीरो, इतने मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं। जितनी केमिस्ट्री हम लोग जानते हैं, जितने एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं, उन एलिमेंट के हेल्प से वी कैन मेक दिस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड विच इज नॉट द एग्जैक्ट फिगर, ये बढ़ सकता है, घटेगा नहीं। क्लियर? अंडरस्टूड? यस सर। अब ये बताओ बेटा, किसने जॉब कर ली? सब मेरी हो गई, हो मैंने गई ना? भेज भी दिया। हाँ। हाँ, मेरी भी हो गई। यस सर। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो अभी सिर्फ इतना अपने ध्यान में रखो बेटा, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, आप लोग सबके सब इथेन। ठीक है, आप लोगों को मैं मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ, कौन कौन से, आप लोगों को सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है ना मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, आप लोग क्या करो, आप लोग एक तो ये लो डाइफिनाइल बेंजीन। ठीक है, डाइफिनाइल बेंजीन, क्लियर। देन टर्ब्यूटाइल बेंजीन, दोनों स्ट्रक्चर क्लियर हुए? यस सर। ओके, सॉरी, मैं भी बहुत समझदार हूँ ना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी,
यहाँ से इसको हटा दो, ये आपका क्या है, ये कौन सा मॉलिक्यूल हुआ बेटा आपका? अरे लालो मेरे, कम से कम कार्बन ही गिन लो। 1 2 3 4 4 वाला है 5 6 तो 7 8 ऑक्टेन, तो ठीक है। अच्छा सिंपल, इट्स ए आइसोमर ऑफ ऑक्टेन, दैट्स इट, मुझको इससे ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। ये तीनों मॉलिक्यूल, अंजलि बेटा अंदर आ जाओ। अरे ऐसे कैसे, आ जाओ यहीं बैठ जाओ, बस हो गया, इनको इंस्ट्रक्शंस देनी है। इथेन, ठीक है, इन 4 मॉलिक्यूल्स को आप लोग ऑप्टिमाइज करेंगे। बेटा अंडरस्टूड हुआ मैंने क्या कहा? ठीक है, इन चारों को ऑप्टिमाइज करने के बाद हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू डू रोटेशंस। हम लोग इस बॉन्ड के अलोंग वी आर गोइंग टू डू रोटेशंस। क्लियर सबके सब? नमन, Yes. यस सर। ठीक है, हम लोग इसके साथ हम लोग रोटेशंस, ठीक है, हम लोग रोटेट करेंगे अलोंग दिस बॉन्ड। कैसे? 30-30 डिग्री करके, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को ऑप्टिमाइज्ड, मेरे को ये चारों ऑप्टिमाइज्ड चाहिए, चारों के चारों। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके सर। ठीक है, तो आप लोग इसको कर लोगे ना आराम से? सर ट्राई करेंगे, अगर जहाँ पर प्रॉब्लम आएगी पूछ लेंगे। मैसेज कर देना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है बेटा, चले फिर। हाँ जी थैंक यू। Yes, sir. Thank you, sir. आज का समझ में आया कि नहीं आया? थैंक यू तो बाद हाँ में जी बोलो सर फिजा। आ गया सर, आज का कल तक नहीं आ रहा था, आज का आ गया। अच्छा। वो वाला चलो थोड़ा तो मैथमेटिकल पोर्शन था ना उसमें, तो उसमें तब दिक्कत हो रही थी हमें। बेटा मॉडलिंग का मतलब ही यही है, जो आप लोगों को मैंने ना पहली बारी, मैंने आप लोगों की पहली क्लास में मैंने क्या पूछा था, मैंने यही तो पूछा था, व्हाट इज द मॉडल। नहीं, हम लोग जो नए हीरो, हम लोगों के देखो फिल्म इंडस्ट्रीज में भी जो जो नए एक्टर्स आते हैं, हम लोग उनको कोरिलेट करते हैं कि ये ऋतिक की तरह है, ये इसकी तरह है ना। जब टाइगर श्रॉफ आया तो टाइगर श्रॉफ को हम लोगों ने बोला ये ऋषि कपूर की तरह है ना, कुमार गौरव की तरह इसका फेस कट है, ये चलेगा नहीं, था ना इस तरीके से कोरिलेशन। तो हाँ जी सर। अगर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग एक ना अप्रोक्सीमेट मैथमेटिक्स कर रहे होते हैं अपने दिमाग में, करते हैं ना कि यस जब आप दुकान में जाते हो तो आप मतलब अलग अलग कलर के आप कपड़े देख रहे होते हो, आपके 2 पैरामीटर्स होते हैं, कलर एंड पैसा, ठीक। तो एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन आप लोगों के दिमाग में चल रही होती है, दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ठीक है। वहां पे जो हिसाब किताब लगाते हो ना, वही हिसाब किताब यहाँ पे लगता है, वैसा ही, ठीक है। कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, कीमत कीमत सस्ती है तो क्या करें, कपड़ा अच्छा नहीं है नहीं लेंगे, ठीक है। कपड़ा अच्छा है, कीमत बहुत ज्यादा है, नहीं लेंगे। कपड़ा भी अच्छा है, कीमत भी रीजनेबल है, ले लेंगे, है ना, लेते हैं ना ऐसे ही। हाँ जी सर। हाँ, तो बस दैट्स इट, दैट इज व्हाट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन इज। अब इससे ज्यादा सिंपल एग्जांपल मैं नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। सर ठीक है, आगे समझिए। आ गया ना। नहीं तो इससे ज्यादा सिंपल मैं ना अमरूद और सेब में आ जाता। ठीक है, चलो बेटा फिर टेक केयर। ओके। थैंक यू सर।